अर्थसंकल्प सादर झालेला आहे आणि या अर्थसंकल्पामध्ये सर्वसामान्यांना सगळ्यात मोठा दिलासा देणारा निर्णय तो 12 लाखापर्यंत करमुक्तीचा घेण्यात आलेला आहे। मात्र तरी सुद्धा जे 4 ते 8 लाखापर्यंत 5% आणि 8 लाख ते 12 लाखापर्यंत जे 10% जे अप्लाय करण्यात आले ते नेमके कधी लागू होणार आणि नेमकी ही नवी कर प्रणाली कशी आहे आपण जाणून घेणार आहोत। माझ्यासोबत व्यावसायिक प्रणय वकील आहेत। सर, जो इनकम टैक्स के जो भी रेजिमे डिसाइड हुए हैं और 12 लाख तक जो भी कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ऐसा है जो डिसीजन लिया गया है, वो एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से अप्लाई होगा मिडिल क्लास लोगों के ऊपर? मान लो कि आपकी इनकम 10 लाख है, कोई टैक्स नहीं। 11 लाख है, कोई टैक्स नहीं। 12 लाख है, कोई टैक्स नहीं। 13 लाख है तो आपका शुरुआत होगा 4 लाख से, जिसमें फर्स्ट 5% है, 4 से 8 लाख तक। 8 लाख के ऊपर 10% है, वो हिसाब से कैलकुलेशन होगा। ऐसा नहीं है कि 12 लाख का पूरा एग्जम्पशन से शुरू होता है। अगर मान लो आपका 25 लाख का इनकम है तो ऐसा नहीं है कि 12 लाख पूरा एग्जम्प्ट हो गया और 12 लाख और 1 रुपया से शुरू होता है। समझ गए ना आप? तो क्या होता है, मानो 25 लाख है तो पहला जो 4 लाख है वो एग्जम्प्ट हो गया, उसमें से 5%, देन 8 लाख पे 10% वगैरह वगैरह करते हाईएस्ट रेट जो आता है वो 30% है। 25 लाख के ऊपर 30% है। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है, अभी आप इनकम कैसे गिनोगे? जो एग्जम्पशन है, आप प्रोविडेंट फंड मान लो देते हैं, कंट्रीब्यूशन, वो सब बात करके टैक्सेबल इनकम जो आती है, तो टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम है, 0 टैक्स। 12 लाख के अंदर आप अगर कमाते हो तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन 12 लाख के अलावा 1 रुपया भी ज़्यादा कमाते हो और उसके अगली कमाई जो भी है उसका आपका इनकम टैक्स अप्लाई होगा 4 लाख से। मानो आप 13 लाख है बट आप 8% प्रोविडेंट फंड में रखते हो तो 1 लाख हो गया, तो 13 में से 1 निकाल के 12 हो गया, तो योर टैक्सेबल इनकम इज स्टिल लेस देन 12 लाख, सो नो टैक्स। ऐसी बहुत सी एग्जम्पशंस हैं। अगर आपने हाउसिंग लोन ली है तो उसमें भी थोड़े एग्जम्पशन मिलते हैं आपको, तो 14 लाख तक जा सकते हैं। तो उसमें से निकालते निकालते सब एग्जम्पशन, टैक्सेबल लिमिट 12 लाख से कम आ गई तो नो टैक्स। और कौन सी चीज़ें हैं सर जो इनकम टैक्स के अलावा कौन कौन सी चीज़ें जो मिडिल क्लास लोगों को रिलीफ देगी, सबसे बड़ी राहत देगी? बहुत सी चीज़ें। देखिए, 120 नए एयरपोर्ट बनाने का अनाउंसमेंट किया है देश भर में। 120 एयरपोर्ट से वो जो स्मॉलर प्लेसेस है, स्मॉल टाउन्स एंड ऑल, विल ओपन अप फॉर रियल एस्टेट। इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, राइट? होटल्स आएगी उधर, एयरपोर्ट आते हैं तो होटल तो आती है वगैरह, वो बहुत बड़ी बात है। फिर एक फंड है, उसको स्वामीन फंड कहते हैं, तो उनका अनाउंसमेंट है कि स्वामीन 2 शुरू करेंगे वो लोग। स्वामीन 1 वॉज अ वेरी बिग सक्सेस, तो स्वामीन 2 में 15,000 करोड़ का कैपिटलाइजेशन करने वाले हैं। उससे फ़ायदा हो सकेगा 80,000 to 1 लाख करोड़ का, एंड इट इज़ कॉल्ड लास्ट माइल फंडिंग। उसका क्या मतलब है कि मानो आप डेवलपर है, आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है, ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो ये फंड आपको पैसा देगा कि आप जो लास्ट माइल फंडिंग बोलते हैं वो आप कर सकेंगे और प्रोजेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट गिवन टू टूरिज्म। टूरिज्म होगा, इतना खर्चा करेंगे तो इससे भी होटल बनेगी, होटल की लैंड लगेगी तो उसका भी रियल एस्टेट का फ़ायदा होगा। Another very important announcement which has not been elaborated, उन्होंने कहा है कि लैंड रिकॉर्ड्स जो है उसका डिजिटलाइजेशन होगा, उसका कंप्यूटराइजेशन होगा। वो बहुत बड़ी बात है। अगर इरेगुलरिटीज आप देखते हो लैंड रिकॉर्डों में, it is because of the traditional way in which the land records are maintained. If it is computerized, it's very difficult to change, you know. And मैन्युअली नहीं होगा,
डिजिटलाइज हो। डिजिटलाइज हो गया, ऐसा अनाउंसमेंट है। वो करने में 2-3 साल तो लगेंगे, पर अगर जो होगा तो बहुत बड़ी बात है। क्या सर फायदा होगा लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने के बाद? जो इरेगुलरिटीज है, जो चोरी होती है, वो नहीं होगी। क्योंकि ये लैंड रिकॉर्ड में क्या है कि जो रजिस्टर रहता है, रजिस्टर में एंट्रीज आती है, 7/12 बनता है, आपको मालूम है। तो उसमें जो चेंजेस आप करते हो तो उसमें पेंसिल एंट्री का भी प्रोविजन है, मैनुअल। अभी कंप्यूटराइज्ड हो गया तो उसका ट्रैकिंग बहुत इजी हो जाएगा। पहले से क्या था, अभी क्या है, कौन बीच में आया। कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। छेड़छाड़, करेक्ट, दैट इज द वर्ड, छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी और उसका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। वो बहुत बड़ी बात है। खाली एक लाइन उन्होंने बोली है, लेकिन उसका क्या इंटरप्रिटेशन है वो देखना पड़ेगा कि क्या क्या करने वाले हैं। सेक्टर है फार्मिंग का, क्योंकि देश में बड़ी तादाद में जो फार्मर्स हैं वो काम करते हैं, उनकी बजट में से बहुत सारी अपेक्षाएं होती है। दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं वो भी बजट से बहुत कुछ एक्सेप्ट करते हैं। तो उनके लिए क्या बजट में कुछ मिला है? देखिए, पहली 10 मिनट तो एग्रीकल्चर की बात की उन्होंने कि एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या करने वाले हैं। बिकॉज शी टॉक्ड अबाउट 10 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट जो एग्रीकल्चर था, उसमें क्या रिफॉर्म्स होने वाले हैं एंड व्हाट शी इज गोइंग टू डू। इट्स अ मेजर थिंग। इनफैक्ट शी हैज इट विल बेनिफिट 1.7 करोड़ फार्मर्स। एक 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट होगा, ऐसा बताया है। एंड आज क्या होता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है गांव में, तो आप शहर में आते हो, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं, माइग्रेशन टू द सिटीज़। अगर अपॉर्चुनिटीज़ आप विलेज में क्रिएट करोगे तो माइग्रेशन नहीं होगा। So that was a very major point which she made, that we want to encourage, and therefore she is spending all this money in agriculture. Ki today the youth is going away to the cities and they will stay back in the villages. Otherwise क्या होता है कि villages में खाली senior citizen रह जाते हैं, सब जो young है वो शहर में काम करने को जाते हैं। तो और ट्रेंड रिवर्स करने का एक अटेम्प्ट है, वो बहुत ही बड़ी बात है। देन देयर आर थिंग्स कंसर्निंग फ्रूट, पल्सेस एंड ऑल ऑफ दैट, कॉटन फार्मिंग। एक बड़ी बात और कही है कि इंडियन पोस्ट की इम्पोर्टेंस एकदम कम हो गई है, क्योंकि अभी सब ईमेल भेजते हैं, पोस्ट का कोई इस्तेमाल करते नहीं है, राइट। तो बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं which can be made productive। बहुत ही बढ़िया बात है कि इंडियन पोस्ट को कैसे आप प्रोडक्टिव बना सको। So she has announced a scheme, she's going to put some more money in it, and that is going to help thing, which is very, very good. She has also talked about the solar cells, because एक गांव में electricity is not very dependable. So if you are able to generate your own electricity with the solar power, तो the dependability of the electricity kind of goes away. Investment में तो बहुत चीज़ की है, centers of excellence, and I was really impressed that she has allocated 500 crores for the center of excellence for AI, artificial intelligence के लिए 500 करोड़ allocate किए हैं। बहुत बड़ी बात है। The whole world is talking about it. Trump is talking about it, right? So she has also, in her own way, tried to create that kind of an impetus for AI. This is a very good thing. Then she's talking about, ये सब गांव की बात हो गई, urban sector में क्या करने वाली है। There also she has talked about urban challenge fund. Urban challenge fund की घोषणा की है। वो अर्बन चैलेंज फंड में जो पैसे लगेंगे, उससे द वे ऑल द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑपरेट, वो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत सा इम्प्रूवमेंट होगा।
They want systems, procedures, accountability. All of that will go up. वो कैसे होता है, कब होता है, वो देखना है. But at least the intentions are there to improve the working of the municipal corporations. Because what they are saying is 1/3 PPP model में करो, 1/3 the municipal corporation should put the money, right? And 1/3 you raise the money. तो क्या है, एक responsibility आ जाती है to the general public. And I think that's a very, very good thing. पूरा बजट देखने के बाद सभी सेक्टर्स को पूरी तरह से न्याय दिया गया है. किसको? सभी सेक्टर्स को पूरी तरह से न्याय दिया गया है. मेरे ख्याल से तो दिया गया है, लेकिन lots of sectors like the real estate, there is no direct impetus given, But जो infrastructure है, उसको आप improve करोगे तो और sector improve होने ही वाले हैं. इनका रेशियो बहुत बड़ा है. रियल एस्टेट में क्या है कि आप 1 रुपया लगाएंगे तो 48 रुपीस का वैल्यू बढ़ता है. बिकॉज जो लगाता है उसको टाइल्स चाहिए, उसको सैनिटरी फिटिंग चाहिए. सो दे आर जनरेटिंग डिमांड फॉर 48 इंडस्ट्रीज. ऐसी चीज एग्रीकल्चर में है कि आप जो भी पैसा लगाते हो उसे मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. आप सर 10 में से कितने स्टार देना चाहेंगे पूरे बजट को? ओवरऑल आपने बजट देखा है, सभी एंगल से देखा जाए तो कितने स्टार देंगे? मैं 9 स्टार तो दूंगा 10 में से. आई विल गिव इट अ 9 स्टार. कुछ सालों में से जो भी बजट केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया है, उसमें से आज का बजट बेहतर है? मेरे हिसाब से बेटर है. द स्टॉक मार्केट हैज नॉट लाइक्ड इट. इट हैज ड्रॉप बाय 200 पॉइंट्स. आई डोंट नो हाउ दे ऑपरेट, बट मेरे हिसाब से इट कुड नॉट हैव बीन बेटर. सी, यू आर वर्किंग विद अ फाइनाइट रिसोर्सेज. आपके पास जो रिसोर्सेज है अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड है. तो उसमें क्या मैनेज करना है, सो ये जो मैनेजमेंट है वो सबसे बढ़िया है. धन्यवाद सर. तर प्रणय वकील सर माझ्यासोबत होते. ते व्यावसायिक आहेत, रिअल इस्टेटमध्ये ते काम करतात. मात्र जे काही इन्कम टॅक्स स्लॅब देण्यात आलेले आहेत त्यामुळे जो काही लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण झाला, त्यावरती त्यांनी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे की जर तुमची उत्पन्न किंवा तुमची कमाई पूर्ण वर्षाची 12 लाख किंवा 12 लाखाच्या आतमध्ये असेल तर तुम्हाला कुठलाही कर भरावा लागणार नाही. मात्र 12 लाखाच्या ऐवजी 13 लाख जर तुमचे इन्कम आहे तर मात्र 4 ते 8 लाखापर्यंत 5% आणि 8 लाखापासून 12 लाखापर्यंत उत्पन्नावरती 10% कर, असं कॅल्क्युलेशन जे आहे ते 13 लाखाच्या पासून किंवा त्याच्या पुढची जी काही कमाई आहे त्यावरती लागू होणार आहे. त्यामुळे 12 लाखापर्यंत पूर्णपणे करमाफी असणार आहे. मात्र 12 लाखाच्या व्यतिरिक्त जर तुमचं इन्कम असेल तर 4 लाखापासून जे चार्जेस डिसाईड करण्यात आलेले आहेत त्यानुसार तुम्हाला कर भरावा लागणार, असं याचं सगळ्याचं विश्लेषण नाईक यांनी केलेलं आहे, वकील यांनी केलेलं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रोशन सोबत कृष्ण सोनारोडकर, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.